नहीं दिलाया तुमने मुझे। अबीहा जो है वो एक बार फिर टूर्नामेंट खेलने के लिए गई हैं दुआओं की दरखास्त करके 3 दिन के लिए। तो रिकॉर्डिंग तो आज अगर नहीं हुई तो फिर उसके लिए मसला और ज्यादा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि माशाल्लाह पाकिस्तान को काफी दोनों बहनें जो है ना वो नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करती हैं गोल्फ चैंपियनशिप्स में। बहरहाल बैक टू द डिस्कशन। तो अब सिचुएशन क्या है, अब मैं एक और नई डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, जिससे आपको जिसमें मैं आपको ये जो खुला हुआ पार्ट है ना, खुला हुआ पार्ट बस वो दिखाऊंगा। तो आए उस डायग्राम को समझते हैं। अगेन डायग्राम सारी आपको नोट्स में मिल जाएंगी। निमरा नोट्स पढ़े थे, समझ में आ रहे थे या बहुत मुश्किल लग रहे थे? जी सर समझ आ रहे थे। डायग्राम्स हेल्पफुल है नोट्स में से? जी हेल्पफुल तो थी, लेकिन सर आपने हमें वो बीटा ग्लूकोज और बल्कि फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया था, लेकिन मिस ने हमें कहा था कि वो उसका उन्होंने प्रॉपर हमें बताया था कि ये है। मेरे बच्चे आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव में चेक कर लें, यू आर नॉट सपोज टू रिमेम्बर दैट स्ट्रक्चर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में इट इज नॉट इंक्लूडेड। मैंने जो चीज आपको बताई थी फ्यूरोनोज रिंग के बारे में, दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेम्बर अबाउट इट। एंड अगर आप वो बात याद रखते हैं तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। दैट्स वेरी सिंपल। मेरी बात पे तो भरोसा ना सर करें। जी बोलें। अल्फा और बीटा ग्लूकोज जो है उनकी ड्राइंग हमें याद करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है ना? क्यों नहीं है? मैंने ग्लूकोज के लिए तो बताया था कि ग्लूकोज तो आपको याद करना है। ग्लूकोज तो ड्रॉ करने के लिए भी आएगा, आया हुआ है, कईयों बार आया हुआ है एग्जाम में ग्लूकोज। अच्छा। ये तो मैंने उसी वक्त पढ़ाते हुए बताया था कि क्या याद करना है। तो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात करेंगे जो कैम्ब्रिज आपको आपसे रिक्वायर कर रहा है, तो इसलिए आप उसके चेक कर सकते हैं। और अगर वैसे भी आपने कोई एक्स्ट्रा चीज याद कर ली है तो कोई इतना मसला नहीं है, अगर मिस ने करा भी दिया है तो कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। बल्कि नोट्स में भी आप देखेंगे तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा बना हुआ। और कोई बात निमरा जो परेशान कर रही हो आपको? सर मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या उम्मीद है कि आप देख कर समझ पाएंगे। हाय हाय हाय। सर ये आप के बाद सवात आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे दोबारा बोलें क्या कह रही है? सबात आई कांट हेयर यू बेटा। अच्छा मेरे बच्चों, सबात की आवाज तो चूंकि हमें आ नहीं रही है तो बाकी लोग तवज्जो रखें कि मान लें कि ये एडिनिन और थाइमीन है, ये थाइमीन और एडिनिन है और ये वाला पार्ट अभी अटैच्ड है, और ये जो नीचे वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं डायग्राम में ये अनजिप हो गया। ठीक है बेटा? तो इसका मतलब अनजिप होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ जो बेसिस होंगी एक्सपोज हो गई होंगी। यस और नो? जी। जी सर। तो मैं ये एक्सपोज बेसिस बना रहा हूँ, कुछ बना लेते हैं जल्दी से। ये अलग हो चुकी है, ठीक है ना? क्या ये डायग्राम पूरी तरह क्लियर हो रही है कि मैं इस डायग्राम में क्या शो करना चाहता हूँ? जी सर। अच्छा, और लेते हैं यहाँ मान लें साइटोसिन है, यहाँ फिर से साइटोसिन है, यहाँ एडिनिन है, यहाँ ग्वानिन है और यहाँ थाइमीन है। अगर ऐसा है तो यहाँ इसके सामने क्या होगा बच्चे? ग्वानिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन और एडिनिन। यस और नो फरजा? जी। अच्छा, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? नहीं। अच्छा जी, सर सबात बोलें, अब आ रही है आवाज, बोलें जी, बोलें सबात। सर मैं ये कह रही थी कि ये
जी सर। कि ये स्टेप जिपिंग के बाद हो रहा है? ये स्टेप किसके बाद हुआ है? सर अनजिपिंग के बाद हो रहा है। हाँ हाँ, अनजिप हुआ हुआ पार्ट बनाया ना मैंने। जो अनजिप हुआ पार्ट है, देखो ना डायग्राम में नजर तो आ रहा है कि जो पार्ट अनजिप हुआ है, खुला हुआ है, मैंने उसको खुला हुआ बनाया तो है यार। और जो पार्ट अभी भी बंद है वो मैंने बंद बनाया है। ऊपर वाला पार्ट अभी स्टिल बंद है, वो बंद बनाया ना मैंने। क्लियर है? चलो सबाहत का रिस्पॉन्स फिर से नहीं आ रहा तो हम दोबारा देख लेते हैं। अब उसके बाद क्या है मेरे बच्चे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि फ्री न्यूक्लियोटाइड्स ये घूम रहे हैं, तो मान लें ये फ्री न्यूक्लियोटाइड्स है। जाहिर है भाई डीएनए खुल रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये फ्री न्यूक्लियोटाइड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये बात मैं लास्ट टाइम बता चुका हूं बच्चों आप लोगों को। और ये वो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो यहां पर घूम रहे हैं। अब लिसन वेरी वेरी केयरफुली मेरे बच्चों। जब डीएनए अनजिप होता है, जहन में रखिएगा कि ये फ्री न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्या रीजन बताया था? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होता है और वो हाँ। रिपेल करता कोवेलेंट बॉन्ड रिपेल करता है? क्या बात कर रही हो है। लड़की? नहीं सॉरी सॉरी सर, वो सेम। सेम चार्ज की वजह से रिपेल। जो तीन तीन फॉस्फेट है, आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियोटाइड पे यूजुअली एक फॉस्फेट होता है, एक फॉस्फेट की नेगेटिव पोलैरिटी होती है, लेकिन इस पे मैंने बताया क्या है कि तीन तीन फॉस्फेट होते हैं। और फॉस्फेट पूरा बताओ ना बेटा, मैं पूरी एक एक चीज खुरेद के बताता हूं, आप मुझे बिल्कुल सूखा सा रोखा सा आंसर दे रहे हो। ऐसे तो नहीं बताया, अभी मैंने दोबारा रिपीट किया कि दे आर एक्स्ट्रा फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर activated nucleotide, they cannot come closer because of the repulsive force between the negative charges of phosphate groups. फॉस्फेट का नाम नहीं लोगे, सिर्फ नेगेटिव नाम लोगे तो बात मजेदार थोड़ी होगी फिर। अब लिसन केयरफुली, अब जैसे ये डीएनए अनजिप हुआ, अब मुझे बताओ ये वाली जो एक्सपोज बेसिस हैं जो अब एक्सपोज हो गई, अब जब तक ये पहले बाइंडेड थी देवर स्टेबल, अब जब ये बाइंडिंग टूट गई तो ये रिएक्टिव हो जाएंगी या नहीं? भाई हो जाएंगी। दे टेंड टू बाइंड, अब ये रिएक्टिव हो जाएंगी। अब होगा क्या कि जैसा मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोप्लाज्म में दीज फ्री न्यूक्लियोटाइड्स आर रैंडमली मूविंग हियर एंड देयर, तो टोटली लिसन वेरी केयरफुली, totally by random chance these nucleotides will start colliding with the exposed bases. They will start colliding with the exposed bases. They will start colliding with the exposed bases. आप इमेजिन कर सकते हो, विजुअली इमेजिन करो कि ये बेसिस खुल गई हैं, एक्सपोज हो गई हैं और फ्री न्यूक्लियोटाइड जाके इन पर इधर उधर टक्कर मार रहे हैं। अब जब टक्कर मार रहे हैं, लेट्स सपोज एक इमेजिनेशन देता हूं मैं आपको, मान लो कि टक्कर मारते हुए सिचुएशन ये हुई कि अल्लाह आपका भला करे, कौन सा मार्कर ले लेते हैं हम लोग, चलो ये वाला ले लेते हैं, कि मान लें ये साइटोसिन वाला न्यूक्लियोटाइड था, ये ग्वानिन वाला था, ये थाइमीन वाला था, ये एडिनिन वाला था, है जी, और ये भी साइटोसिन वाला था। अब रैंडम चांस से टक्कर हो रही है, कोई ऐसे टारगेटेड नहीं है। अब समझो कि अगर ये वाला साइटोसिन यहां जाके टक्कर मारे, भाई रैंडम चांस से टक्करें हो रही हैं एक्सपोज पार्ट पर। अब मान लो कि साइटोसिन जाकर यहां टक्कर मारता है थाइमीन वाले के पास, तो क्या थाइमीन साइटोसिन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है क्या? हाँ। नहीं रखता। हाँ जिसने जवाब दिया वो गलत जवाब दिया। क्यों? क्योंकि थाइमीन तो हम जानते हैं किसके साथ पेयर करता है, एडिनिन के साथ ना बेटा। थाइमीन की जो कपलिंग है, थाइमीन की जो बॉन्डिंग है वो एडिनिन के साथ होती है। तो जब वो यहां आकर टक्कर मारेगा तो उस टक्कर का कोई फायदा नहीं होगा, वो यहां पर कैच नहीं होगा, उसको पकड़ा नहीं जाएगा, अट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये ऐसा ही होगा कि टकराया और टकरा कर कहीं और निकल गया। लेकिन अगर यही साइटोसिन इस ग्वानिन पर बाय चांस जाके टक्कर मारे, तो क्या वो ग्वानिन फौरन से इसे पकड़ लेगा? हाँ बिल्कुल पकड़ लेगा। इसी तरह ये वाला जो ग्वानिन है, अगर ये जाकर ग्वानिन पर टक्कर मारे तो क्या कुछ होगा?
कुछ भी नहीं होगा। नहीं। क्या ये नहीं। ग्वानिन बाय, यानी मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि रैंडम चांस से ऐसा नहीं कि टारगेटेड एक जगह पे जाके टक्कर हो जाएगी, नहीं, रैंडम चांस से जगह जगह पे टक्कर हो रही होगी, लेकिन उस टक्कर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर यही ग्वानिन एक्सपोज बेस में आप समझे कि इस साइटोसिन के पास चला जाए, साइटोसिन पे जाके टक्कर मारे, तो ये फौरन से उसको कैच कर लेगा, यस और नो? यस। तो आप इमेजिन करें कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स रैंडम कोलिजन के जरिए जाकर अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर तक जब तक नहीं लगते, ये हेयर एंड देयर मूव करते रहते हैं। एंड फाइनली, चूंकि जाहिर एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, जब उनको उसके अंदर अपनी फाइनल जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है वो मिलती है, तो वो रैपिडली उससे कौन से बॉन्ड बन जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। इज दैट क्लियर? कौन से बॉन्ड बन जाते हैं? उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और वो जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है वो फौरन से उसको पकड़ लेती है, फौरन से उसको पकड़ लेती है, और उसके साथ वो अटैच हो जाता है। लेकिन क्या ये लाइन से हो जाएंगे? ऐसा मुमकिन है कि पहले कहीं बेस लग जाए, फिर कहीं लग जाए, फिर कहीं लग जाए, जगह जगह पर अलग अलग पॉसिबिलिटीज होंगी, ऐसा नो? ऐसा तो नहीं होगा ना कि लाइन से 1 2 3 4 करके लगती चली जा रही है। भाई रैंडम चांस से हो रहा है, तो हो सकता है कि ये वाले साइटोसिन पर, मेरा कर्सर नजर आ रहा है तुम लोगों को? जी। ये वाले साइटोसिन पे हो सकता है बाद में कोलिजन हो, और ये वाले एडेनिन पे पहले हो जाए, या ये वाले ग्वानिन पे पहले हो जाए और ये वाले साइटोसिन पे बाद में हो। तो टोटल बाय रैंडम चांस हो रहा है जो कुछ हो रहा है। इज दैट क्लियर? जी सर। तो अगर मैं इस डायग्राम को रिकंस्ट्रक्ट करूं एक्सप्लेन करने के लिए कि एंड रिजल्ट किस तरफ जा रहा है, तो तुम लोग मुझे बताना कि तुम्हें बात कितनी समझ में आ रही है। इस डायग्राम को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं क्विकली। ये हमारे पास था और इस पर लगे हुए थे, अल्लाह आपका भला करे, पहले और ये सिचुएशन कुछ हुई थी। अब क्या हुआ? टोटली बाय रैंडम कोलिजन से क्या हुआ? इनके सामने नए नए बेसिस आकर लगना शुरू हो गए। तो लेट्स सपोज यहां पर ये न्यूक्लियोटाइड आके लग गया इंडिविजुअली, इसका पेयर आके लग गया है ना, यहां पर इसका पेयर आके लग गया, यहां पर इसका पेयर आके लग गया। क्या बात रिलेट कर पा रहे हो बच्चों? जी। जी सर। और मेरे बच्चे जैसे ही ये अटैच हो, और अच्छा अटैचमेंट कौन से वाले बॉन्ड से हो रही है बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स बन रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो रैंडमली इस तरह से बॉन्ड बनते चले जाएंगे, यहां तक के यहां पर भी जितनी भी सारी एक्सपोज बेसिस हैं, वो सारी अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को फाइंड आउट कर लेंगी, यस और नो? और Yes, sir. यहां वाली भी सारी बेसिस अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को फाइंड आउट कर लेंगी। समझ में आ रही बात? ये इस तरह से फाइंड आउट करके ये सारे आपस में जुड़ेंगे, सारे बॉन्ड बन जाएंगे। ये कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा। अब ये न्यूक्लियोटाइड सामने वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ तो जुड़ गए, लेकिन क्या ये आपस में जुड़े? क्या ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े? नहीं। अच्छा, एक चीज और होती है, वो क्या होती है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड जैसे ही अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से जुड़ते हैं, तो ये जो तीन फॉस्फेट लेके घूम रहे थे, उसमें से 2 ये लूज कर देते हैं। इस लेवल पर आकर 2 फॉस्फेट क्या हो जाते हैं? लूज हो जाते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड बेस अटैच होती है डीएनए के साथ, वो एक सिंगल फॉस्फेट के साथ होती है, क्योंकि अब जाहिर है कि इनको वो एक्स्ट्रा फॉस्फेट प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। वो तो इसलिए था ना, ताकि फ्री स्टेट में कंबाइन ना हो जाए। अब तो उनको डीएनए में जगह मिल गई है, तो जब डीएनए में जगह मिल गई है, तो वो एक्स्ट्रा जो 2 फॉस्फेट थे उसको क्या कर देंगे? अपने आप से अलग कर देंगे। इज दैट क्लियर? जी। ये बात याद रहेगी
बेटा क्या बोला मैंने, एक्स्ट्रा फॉस्फेट्स लेकर आ रहे थे। अब हम क्या देखते हैं कि जब ये अपने डीएनए में अपनी बेस से जुड़ते हैं, तो अपनी बेस से जुड़ते वक्त ये अपने एक्स्ट्रा फॉस्फेट्स अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा फॉस्फेट का जो असल मकसद था वो क्या था कि फ्री स्टेट में रहते हुए ये आपस में कंबाइन ना हो जाए। अब तो ये फ्री स्टेट में नहीं है, बल्कि ये डीएनए में असेंबल होने जा रहे हैं, तो इसलिए ये अपने एक्स्ट्रा फॉस्फेट्स को रिमूव कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड की तरह जिसके पास एक फॉस्फेट होता है उसके साथ जाके जुड़ जाते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? फरजा? नहीं। तो यहां पर कहानी कुछ यूं बन गई कि जी जी टी जी ए, और यहां पर टी जी ए सी सी। अब मेरे बच्चों ये न्यूक्लियोटाइड्स अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस से तो जुड़ गए, लेकिन ये आपस में अभी नहीं जुड़े हैं। आपस से मुराद ये है कि ये वाला न्यूक्लियोटाइड अपने नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड से नहीं जुड़ा, ये या उसका नीचे वाला अपने नीचे वाले से नहीं जुड़ा। अब यहाँ पर एक टेलर की हमें जरूरत है। यहाँ पर हमें एक, बच्चे आ गए, यहाँ पर हमें एक टेलर की जरूरत है। टेलर जो इनको आपस में अटैच करे, इनको आपस में स्टिच करे। और मेरे बच्चे वो टेलर कौन है? वो हमारे पास है एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। अगला एंजाइम आ रहा है मार्केट में, डीएनए पॉलीमरेज। यानी इसका काम क्या होना चाहिए कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनकर बेसेस एक दूसरे के साथ तो लिंक हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर तो लिंक हो गई, लेकिन आपस में वो लिंक नहीं हुई है। तो बेटा अब यहां पर इन एक्शन कौन आता है? डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है बच्चों? इनको आपस में लिंक करता है कुछ इस तरह से। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं। यानी इनमें शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? शुगर। बात समझ में आ रही है? भाई शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बनेगा तो आपस में लिंक होंगे ना ये। बात समझ में आई कुछ थोड़ी थोड़ी या नहीं आई? जी। यानी अब सिचुएशन को अगर मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम में शो करूं तो सिचुएशन कुछ यूं है कि ये स्ट्रैंड था पहले वाला, मिसाल के तौर पर मान लें कि ये स्ट्रैंड था पहला स्ट्रैंड, ये अलग हो गया था, है जी। इसके सामने अल्लाह आपका भला करे बना दूसरा स्ट्रैंड, जो बना ऐसे ऐसे पीसेस में, है ना। जी सर। और फिर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इनके ऊपर रन करेगा और इनको आपस में जोड़कर पूरा का पूरा क्या बना देगा? एक स्ट्रैंड बना देगा। क्या ये बात समझ में आती? जी। गुड हो गया। अब जब ये स्ट्रैंड बन जाएंगे तो ये दोबारा से कॉइल हो जाएंगे, और जब ये दोबारा से कॉइल होंगे मेरे बच्चों, तो कैसे कॉइल होंगे जरा समझिएगा कि ये दोनों जो अभी अभी फॉर्म हुए हैं ये आपस में कॉइल हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना, यस और नो। जी सर। अब क्या देखते हैं हम कि जो नया डीएनए दोबारा कॉइल होने से बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड पुराना वाला होगा और एक स्ट्रैंड नया वाला होगा। बात समझ में आ रही है? जो दो डीएनए बनेंगे उसमें एक स्ट्रैंड नया वाला होगा और एक स्ट्रैंड पुराना वाला होगा। एम आई गेटिंग क्लियर? जी सर। फर्जा बात नहीं आई समझ में? सर नहीं। भाई पूरी कहानी तो तुम्हारे सामने ही थोड़ी थोड़ी करके लिखी है मैंने, फिर दोबारा बता देता हूँ। भाई ये क्या हुआ? देखो ना कॉम्प्लीमेंट, ये जो
पेयरिंग हुई है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर हुआ है। अब मैं क्या बता रहा हूं कि ये आपस में कॉइल हो जाएंगे, ये आपस में कॉइल हो जाएंगे। तो अब जब ये कॉइल आपस में हो रहे हैं तो क्या मतलब हो रहा है इसका कि एक स्ट्रैंड पहले से था ना, और नए वाला स्ट्रैंड जो ब्लू से मैंने बनाया है वो अभी बना है। और जब ये कॉइल होंगे तो जो डीएनए आया उसमें एक स्ट्रैंड पहले वाला है और एक अभी नया बना है। यस और नो? ओ अच्छा ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? भाई जी। ऐसा नहीं होता कि जो पुराने वाले, अब गौर से देखो ना कि जो दो नए स्ट्रैंड्स बने वो बिल्कुल पहले जैसे ही है। जैसे देखो पहले पहले क्या था, पहले वाले डीएनए में ए के आगे टी था, या ये देखो पहले किससे बाइंड हुआ था, पहले ये देखो ये सी किससे बाइंड हुआ था, भाई अलग होने से पहले ये वाला सी जी से बाइंड हुआ था या नहीं, ये वाला सी जी से बाइंड हुआ था या नहीं? जी। अभी भी देखो ये सी जी से बाइंड हुआ है। ये वाला ए पहले किससे बाइंड हुआ था, टी से, अभी भी ये टी से बाइंड हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमने डिफरेंट कॉपी बनाई है, सेम कॉपी बनाई है? बिल्कुल सेम कॉपी बनाई है। सेम कॉपी बनाई है। अब सेम कॉपी बनने के बाद जो कॉइलिंग है वो वापस कैसे हो जाती है कि एक पुराना स्ट्रैंड जिसको देखकर नया न्यूक्लियोटाइड आ रहे थे, ये दोनों आपस में कॉइल हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? सर सबाहत कह रही कि आप उसको क्लास में एंट्री होने दें। सबात क्लास में नहीं? अच्छा, सबात कहाँ कह रही है, मुझे क्यों नजर नहीं आ रहा? ग्रुप पे डाला है क्या? नहीं सर, उसने प्राइवेटली मैसेज किया है। अच्छा 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 अच्छा। सर जी बेटा। सर थोड़ा रिपीट कर दें दोबारा से। अरे सबाहत क्या कर रही हो लड़की, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज तुम्हारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्या रीजन है? सर पता नहीं, ना डाटा चल रहा था ना नेट चल अच्छा रहा था, तुम इतना दोनों बंद हो परेशान गए थे नहीं एक हो, साथ। क्योंकि इसी वजह मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, मैं तुम्हें क्विकली रिव्यू भी कर देता हूँ, फिर भी कुछ रह जाएगा तो बात समझ में। देखो ये अनजिप हो गया था, समझ में आ गया था ना। उसके बाद फ्री न्यूक्लियोटाइड ने बम्बार्ड करना शुरू कर दिया था। फ्री न्यूक्लियोटाइड कोई पैटर्न में बम्बार्ड नहीं हो रहे थे, बल्कि फ्री न्यूक्लियोटाइड रैंडमली बम्बार्ड हो रहे थे एक्सपोज बेसिस पर। यस और नो? यस सर। भाई स्टेप्स बड़ा आसान है अगर आप समझना चाहें तो, कि भाई पहले क्या हुआ है, अगर मैं स्टेप्स रिटर्न में भी तुम्हें दूं तो पहले स्टेप्स में क्या हुआ है, अनजिपिंग हुई है। यस और नो? यस सर। जिससे क्या हुआ, रेप्लिकेशन बबल बना। हाँ भाई बच्चों, ऐसा ही हुआ है। पहले अनजिपिंग हुई है, उसके बाद क्या बना, रेप्लिकेशन बबल बन गया अनजिपिंग से। उसके बाद क्या हुआ, बम्बार्डमेंट ऑफ फ्री न्यूक्लियोटाइड्स। फ्री न्यूक्लियोटाइड्स किस पर, ऑन एक्सपोज बेसिस। यस और नो? जी। यस। सबाहत, यस सर। जैसे जैसे उनको अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेस मिलती गई वो वहां पर क्या होते गए, अटैच होते गए। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर अटैचमेंट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और साथ ही साथ लॉस ऑफ एक्स्ट्रा फॉस्फेट्स भी हुआ ना। जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट्स वो लेके घूम रहे थे उसको वो क्या कर दिए, नोट्स में बहुत प्यारे तरीके से लिखा हुआ है हमने, लेकिन यही चीज डायग्राम यही सारी है उसके अंदर भी आपको कंप्यूटराइज बनी हुई नजर आएंगी। लॉस ऑफ एक्स्ट्रा फॉस्फेट्स हो गया। अच्छा उसके बाद मैंने क्या बताया, अब देखो सवाल तुम देखो, ये बम्बार्डमेंट हुई, बम्बार्डमेंट के नतीजे में क्या हुआ, ये सारे अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस से आकर अटैच हो गए। उसके बाद मैंने कहा हमें एक एंजाइम चाहिए जो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है भाई, इन बेसेस को आपस में भी तो जोड़ना है ना। ये बेसेस जब बम्बार्ड करके आ रही हैं तो बम्बार्ड करके आके तो नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच हुई, आपस में तो नहीं जुड़ी ना। जी सर। यानी जो लेडर के स्टेप तो बने लेकिन लेडर की जो बैकबोन है जो शुगर फॉस्फेट वाली होती है वो तो नहीं बनी। तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाने की जिम्मेदारी किस टेलर की दी है हमने, ये हमारा टेलर है जो इसको आपस में स्टिच करेगा। और इसको मैंने यहाँ सिंपल डायग्राम में कैसे दिखाया कि देखो ये पर्पल से दो पुराने स्ट्रैंड थे, जब वो अनजिप हुए उसके आगे ब्लू वाला स्ट्रैंड खड़ा हुआ, और ब्लू वाला स्ट्रैंड जब आपस में जुड़ा, पीसेस जुड़े, किसने जुड़े इसको, डीएनए पॉलीमरेज ने। और जब ये आपस में पूरा जुड़कर एक स्ट्रैंड बन गया तो
एक पर्पल और एक ब्लू, यानी एक पुराना और एक नया स्ट्रैंड आपस में क्या हो गए, कॉइल हो गए। और इस तरह से हमने एक डीएनए की 2 कॉपीज बना ली और एग्जैक्टली सेम कॉपीज बना ली। देखो पहले वाला जो डीएनए था उसमें CG AT था, अब यहां देखो अब जो नई बेस बनी है CG AT CG, तो एग्जैक्ट वही कॉपी तैयार कर ली जो हमारे पास पहले मौजूद थी। तो एक पेरेंट डीएनए को हमने रेप्लिकेट करके उससे 2 डॉटर डीएनए निकाले जो उसकी एग्जैक्ट कॉपी हैं। और एक कॉपी ऑफ डीएनए में एक स्ट्रैंड पुराना है और एक स्ट्रैंड नया। इज दैट क्लियर? नो सर। क्या बात समझ में नहीं आई सवाल तुम्हें? फरजा और निम्रा, तुम सर लोगों को बात समझ में आती है? जी सर। जी सर। नए पुराने वाली सर बात समझ ये में आती है निम्रा और फरजा? जी सर समझ आ गया। जी अब सवाल पूछें, क्या पूछ रही थी आप? सर ये 2 कैसे हुआ ये समझ नहीं आई। बेटा देखो ना, ये एक डीएनए खुला हुआ था, उसके 2 स्ट्रैंड थे। अब आप देखें इसके सामने, आपको ये वाली डायग्राम देखें, ये बेसिस अटैच होती जा रही है, यहाँ अलग बेसिस अटैच होती जा रही है। भाई ये फ्री न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच हो रहे हैं ना बेटा, यहाँ पर ये फ्री जी सर। न्यूक्लियोटाइड आकर यहाँ अटैच हो रहे हैं। जब ये अटैच हो रहे हैं, जब सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाएंगे, तो इस वाली डायग्राम को जरा केयरफुली देखो, ये वाली डायग्राम को, कि ये न्यूक्लियोटाइड के सामने सारे न्यूक्लियोटाइड लगे हुए, इन न्यूक्लियोटाइड के सामने सारे न्यूक्लियोटाइड लगे हुए, और इनको फिर डीएनए पॉलीमरेज ने आपस में स्टिच कर दिया। जब आपस में स्टिच कर दिया तो ये जो ब्लू वाली पट्टी है ये पूरा एक स्ट्रैंड बन गया ना। जी सर। ये पर्पल वाली पट्टी देखो, ये मैंने बनाई हुई, यह पर्पल, ये पर्पल। अब इसके सामने जो ब्लू वाले न्यूक्लियोटाइड, जो फ्री न्यूक्लियोटाइड से, वो अलग अलग आए, अलग अलग बाइंड हुए, एंड नाउ डीएनए पॉलीमरेज हैज स्टिच्ड देम टुगेदर। तो जब वो स्टिच हो गए तो ये पूरा एक स्ट्रैंड बन गया, ये वाला ब्लू। इसी तरह इस पर्पल के सामने यहां पर एक्टिविटी चल रही थी, उसके सामने ये वाला ब्लू बन गया। यस सर। और उसके बाद ये आपस में वापस क्या हो गए, कॉइल हो गए। तो कॉइलिंग किस तरह से हुई? ऐसा नहीं हुआ कि दो पर्पल वाले जो बने थे वो आपस में कॉइल हो जाए, नहीं, बल्कि जो पर्पल वाला पुराना स्ट्रैंड था, एक हिस्सा उसका, और एक जो ब्लू वाला नया बना है, ये दोनों आपस में कॉइल हो गए हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। सो दैट्स व्हाट हैपेंड टिल नाउ। यहां तक पहले मुझे बताओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो क्योंकि अभी सर। बात अभी खत्म हुई नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है सब, सारी बातें, स्टेप्स क्लियर है सारे? तो यहाँ मैं यस सर। स्टेप्स लिख रहा था, लॉस ऑफ एक्स्ट्रा फॉस्फेट हो गया, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आया, क्या ख्याल है? सर ये डायग्राम पेपर में बनाने आएगी? नहीं नहीं, बनी हुई आती है बाज़ दफा, उसमें से चीजें पूछी जाती है। डीएनए पॉलीमरेज स्टिचेस न्यूक्लियोटाइड। sugar phosphate backbones of nucleides, yes or no? यस। फरजा? यस सर। जी तो हाइड्रोजन बॉन्ड खुद ही बन गए, लेकिन शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ गई। ठीक हो गया? अब मुझे बताओ एक और बात, और उसके बाद फिर कॉइलिंग हो गई। कॉइलिंग किसकी हो गई? अब ये स्ट्रैंड बन गया। तो अब कॉइलिंग से पहले एक और बात बता दूं, मुझे बताओ इसमें ये जो ब्लू और पर्पल में कौन सा स्ट्रैंड किसको देखकर बना है? वो पर्पल को देख के बना। ब्लू वाला पर्पल को देख के बना है, यस और नो? यस सर। यस सर। तो बेटा जो स्ट्रैंड पहले से मौजूद था उसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्यों? क्योंकि उसको एज अ टेम्पलेट देखते हुए बाकी काम हुआ है। और दूसरा जो नया बना है उसको हम कहते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब ये स्ट्रैंड अभी बना है किसको देखकर? टेम्पलेट स्ट्रैंड को। इज दैट क्लियर? यस सर। अब जरा डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा। डेफिनेशन क्या लिखी थी हमने रेप्लिकेशन की? synthesis of new strand of DNA by using old strand as a template। अब कुछ मतलब समझ में आ रहा है इसका? जी भाई कंफ्यूजन है तो अभी पूछो बेटा, समझ में आना चाहिए 110%।
ये मुश्किल जरूर, लेकिन मजेदार टॉपिक है। कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअली एक एक चीज टीचर बता रहा है तो फिर समझ में आ जाएगी। बात वाकई समझ में आई है या नहीं? टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का पता चला। कौन सा टेम्पलेट है? जिसको देखकर बनाया गया है दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है, जिसको फॉलो किया गया है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है। कोई मसला? नो सर। फजा क्लियर है बेटा? तो अब जब कॉइलिंग की बारी आई है, जब कॉइलिंग की बारी आई है तो कौन किसके साथ कॉइल हुआ है? न्यूली मेड स्ट्रैंड coils with template strand. This method of replication is called सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इस मेथड को क्या कहते हैं? जो पूरा मेथड मैंने अभी पढ़ाया इसका क्या नाम है बच्चों? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ये जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा सबाहत, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं उसका भी लॉजिक समझे। देखिए, कंजर्व का मतलब होता है बाकी रहना, सेमी का मतलब आधा बाकी रहना। तो मुझे बताइए कि इसमें जब एक डीएनए से दो डीएनए बने हैं तो जो नया वाला डीएनए है, जो नया वाला डीएनए बना उसमें आधा डीएनए पुराना बाकी है। यस और नो? यस सर। फरजा, बात समझ में आती है? व्हाई वी आर कॉलिंग इट सेमी कंजर्वेटिव? देखो, अगर ऐसा होता, मैं तो